नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है आवाज। मैं हूं आपका होस्ट अली हैदर। सिंध का शहर है लाड़काना। मसीहा यहां पर मौत बांट रहा था, मौत का फरिश्ता बना हुआ था। इसके क्लिनिक से ऐसी सुरिंजें मिली है नाज़रीन जो पहले ही किसी मरीज पर इस्तेमाल की जा चुकी हैं, और मरीज से एड्स के लाड़काना में फैलते एड्स के मर्ज से मुतालिक मजीद सनसनीखेज इंकशाफात नाज़रीन सामने आए हैं जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं। दिल दहल जाता है, रूहें कांप उठती हैं कि ये ऐसे जल्लाद भी हमारे माशरे में पाए जाते हैं। खबर यह है नाज़रीन कि एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है मुजफ्फर घांगरो। ये खुद एड्स का मरीज था और अपना इलाज करने के बजाय दूसरों को यह मर्ज मुंतकिल कर रहा था। यह इलाज नहीं कर रहा था, अपना एड्स दूसरों में डाल रहा था। मीडिया पर चलने वाली खबरों के मुताबिक इसने इंतकामन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, 2 साल, 3 साल, 5 साल की उम्र के बच्चों समेत कई अफराद में एड्स का मर्ज मुंतकिल किया। डायरेक्टर सिंध हेल्थ केयर का अयाज मुस्तफा ने बताया कि इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी थी। क्या कहा, ये सुनने के बाद। उनकी रिन्यू नहीं हुई थी पीएमडीसी पिछले 12 साल से, और वो इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। उसके साथ साथ एचएससीसी सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो रेगुलेशन है उसके तहत अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ तो वो प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। उन्हीं इलीगल प्रैक्टिसेस की और रीयूज सिरिंजेस वहाँ पर हमने देखा कि हो रही थी कि बच्चों को एक ही सिरिंज बच्चों को लग रही थी। मुझे ये सोच कर परेशानी हो रही है, इस डॉक्टर के पास न जाने दिन में कितने मरीज आते होंगे, कितने बच्चे आते होंगे, किस किस को इस आदमी ने इंजेक्शन लगाया होगा। वो लोग तो सामने आ गए जिनको थोड़ी शिकायत हुई, वो हेल्थ सेंटर गए, पता लग गया कि इनको एड्स है। ये एड्स एक खामोश बीमारी है, ये 2-2 साल बाद अपना पता देती है नाजरीन। कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे लोग, फिर वो लोग आगे किसी को ट्रांसफर करेंगे। ये शख्स कितना बड़ा धमाका कर चुका है, इसका अंदाजा भी नहीं है अभी अथॉरिटीज को कि ये शख्स कितना बड़ा काम कर चुका है। डिप्टी कमिश्नर नौमान सिद्दीक ने बताया कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजों की वजह से मर्ज घांगरों का क्लिनिक जो है, मुजफ्फर घांगरों का क्लिनिक जो है आदमी का, उसको सील कर दिया गया है। इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। सुने एक दफा। हमने उन डॉक्टरों के, उनके स्टाफ के, उन क्लिनिक्स पे हमने क्रैकडाउन किया, वहाँ पे उनके टेस्ट करवाए। तो उसमें ये जो डॉक्टर साहब हैं ये खुद पॉजिटिव निकले। इनका पहला टेस्ट, इनका दूसरा टेस्ट, इनका तीसरा टेस्ट, तीनों स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव निकले, जिस पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की। अब जरा आप इस डॉक्टर की कहानी सुने। ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं सब कुछ हुआ कैसे। वो डॉक्टर होने का दावा करता है मगर ये कहता है, ये मानता है कि मुझे इल्म ही नहीं था कि उसको एड्स का मर्ज है। अब अंदाजा लगाएं, ये आदमी डॉक्टर है पर इसको पता नहीं था कि इसको एड्स है। सुने जरा। अगर मुझे पता होता कि मुझे वायरस है तो मैं क्यों इसका इलाज करता। और इतने पूरा शहर मेरे पास नहीं आता। बड़े बच्चे थे, 9 दिन में पॉजिटिव थे, 45 थे, इतने सारे पेशेंट्स मेरी क्लिनिक से, मेरी वजह से हुए। मेरे को डॉक्टर, अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं से इलाज करवाता। हेल्थ कमीशन वाले अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मेरा क्या कसूर है? मैं तो डॉक्टर हूँ, रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। नाज़रीन, अब ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसका फैसला तो हो जाएगा, पता चलेगा। इसके साथ जो होना है वो भी होगा। वो मसला नहीं है। मसला यह है कि भुट्टो का शहर लाड़काना इस वक्त एड्स के संगीन मर्ज में मुब्तला हो चुका है। ये शहर भर में न जाने कहां कहां किसी बच्चे के अंदर है, किसी खातून के अंदर है, किसी मर्द के अंदर है, किस किस को एड्स नहीं है। ये इस वक्त एक हैरान कुन और परेशान कुन बात है। हुकाम के इल्म में ये बात उस वक्त आती है जब एक डॉक्टर ने मुसलसल बुखार की शिकायत पर 16 बच्चों का एड्स का टेस्ट कराया। इन 16 बच्चों को मुसलसल बुखार था, उतर ही नहीं रहा था। और फिर होता क्या है नाज़रीन, इनमें से 13 बच्चों में एड्स वायरस की तस्दीक हो जाती है। इसके बाद हुकूमत क्या करती है? जो हमेशा करती है, वो गफलत की नींद सो जाती। अब तक 1100 अफराद की स्क्रीनिंग नाज़रीन हो चुकी है और डायरेक्टर सिंध हेल्थ केयर कमीशन अयाज मुस्तफा के मुताबिक 40 से ज्यादा अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए। यानी 40 लोगों में, उन लोगों में जिनकी स्क्रीनिंग हुई है, उनमें एड्स का वायरस मौजूद है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में, अब ये एक और अचंभे की बात है जी, पाकिस्तान में 1,65,000 अफराद ऐसे हैं जिनमें HIV वायरस यानी एड्स का वायरस मौजूद है। 1,00,000 में से सिर्फ 30,757 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पास रजिस्टर्ड है। जो बाकी हैं, बाकी 1,10,000 लोग, वो कहां हैं, वो कैसे इलाज करवा रहे हैं
और ये भी एक अंदाजा है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो क्या आम पब्लिक में घूम फिर रहे हैं, आप में हम में अपना वायरस मुंतकिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी को कुछ खबर नहीं है। एड्स से मुतासरा एक खातून ने बताया कि कैसे एड्स इनके खावन से उनको मुंतकिल हुआ और फिर बच्चे में भी मुंतकिल हो गया। एक दफा सुने, फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो माजरत के साथ जो मैंने आपको आज बतानी भी है, सिखानी भी है कि खुदारा ये ना करे। जरा पहले इन खातून की गुफ्तगू सुने आप। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई। मेरे शौहर दुबई में रहते थे। शादी से तकरीबन 1 साल पहले आए। 1.5 साल बाद वो बीमार हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मैं HIV पॉजिटिव हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं और न ही मेरे बेटे का कसूर है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला उसको जिंदगी से अता करे, किसी शख्स को HIV पॉजिटिव यानी एड्स है तो घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बताए, इसको छुपाएगा और छुपाने के बावजूद अपनी अज़वाजी जिंदगी उसको कायम रखेगा, अपने जिस्मानी ताल्लुकात को कायम रखेगा। खास तौर पे मर्द हजरात के लिए है कि जो अपनी अना को सामने ले आते हैं, इस मर्ज के होने के बावजूद इसको छुपाते हैं, उसको अपनी बीवी में मुंतकिल करते हैं, बीवी से बच्चे में शामिल होता है, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। और ये एक और टैबू में आज तोड़ने जा रहा हूं आज के प्रोग्राम में, आपकी तवज्जो दरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बीमारी हमारे जहनों में ये बात फैल चुकी है, हम शायद इसलिए माशरे में ये बताने से डरते हैं। हमें लगता है ये बीमारी सिर्फ गैर इखलाकी हरकत, जिनसी ताल्लुकात, गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात की वजह से फैलती है। नहीं, अगर किसी को एड्स हो गई खुदा ना खास्ता तो इसका मतलब ये नहीं है वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस था। ये जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, डॉक्टर्स ये बारहा कह चुके हैं, ये गलत सिरिंज इस्तेमाल करने से, किसी को पहले से एड्स हुआ था उसकी सिरिंज इस्तेमाल की गई उससे भी होता है, किसी ऐसे शख्स का खून लगा दिया गया जिसमें ये जरासीम मौजूद थे उससे भी होता है, और कई ऐसी वजूहात हैं जिनमें से एक वजह है वो गैर इखलाकी सरगर्मियां हैं, वो जिनसी ताल्लुकात हैं। सिर्फ एक ये वजह नहीं है, तो लिहाजा शर्माए नहीं। 2 दिसंबर 2018 को नाजरीन DonNews.tv ने रिपोर्ट किया कि सिंध में एड्स के शिकार अफराद की तादाद 56,000 है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाड़काना में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2400 है। छोटा सा शहर है, 2400 लोग एड्स का मर्ज लेके वहां पे घूम रहे हैं, जो सिंध के तमाम इस्लाम में नाजरीन इस वक्त सबसे ज्यादा है। अब परेशान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में 1,41,000 मरीज ऐसे हैं जो एड्स के जरासीम लेकर आप में और हमारे दरमियान घूम फिर रहे हैं। और मसला ये है, ये मर्ज किसी को भी मुंतकिल कर सकते हैं। इसको रोका किस तरह जा रहा है? और खास लाड़काना इस वक्त सेंटर पिवट पॉइंट बन चुका है एड्स का, उसकी वजह क्या है? और ये जो डॉक्टर ने हरकत की है, ये कितना बड़ा बॉम्ब बन के एक्सप्लोड हो सकता है? हमें इस वक्त ज्वाइन किया है नाजरीन, नेशनल एड्स प्रोग्राम के मैनेजर हैं डॉक्टर बसीर अचकजई साहब, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये जो हरकत इस डॉक्टर ने की है, इंतकाम कह लें या जो भी कह लें, इसने इस वजह से कितने बड़े पैमाने पे ये बीमारी फैलाई है? इसका रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है? स्नोबॉल इफेक्ट क्या हो सकता है? ये मजीद कितनी बड़ी तबाही ला सकती है डॉक्टर साहब? असल में पाकिस्तान में जो HIV एड्स का जो एपिडेमिक है, उनको थोड़ी सी समझने की ये ज़रूरत है कि ये एक कंसंट्रेटेड एपिडेमिक है। यूजुअली आम पब्लिक में नहीं पाया जाता HIV का वायरस। ये जो 4 रिस्की बिहेवियर के लोग हैं, अफराद हैं, जो गैर मोहतात रवैयों के आमिल लोग हैं, इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं, फीमेल सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर, MSM, तो ये अमूमी तौर पे पाकिस्तान में इन 4 ग्रुपों में पाया जाता है। ये जो अभी केसेस अभी इमर्ज हुए हैं लाड़काना में, तो इसमें जो पहली इब्तिदाई रिपोर्ट आई है वो ऐसे बच्चों की है जिनकी उम्र 2 से 14 साल तक हैं, और इन बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी है, और इस बीमारी के लिए बच्चों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो हमारी जो लेबॉरेटरीज़ हैं, उन लेबॉरेटरीज़ को अगर हम सख्त कवानीन के अंदर लेकर आएँ कि बग़ैर तहकीक और बग़ैर तशख़ीस शुदा खून वो आगे मरीज़ों को न दें, तो इस पे एक काबू पाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जिसमें यानी मैं गुज़िश्ता दिसंबर के पूरे महीने में हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, उसमें हमने लोगों से यही कहा कि जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं वो नए सिरिंज का तकाजा करें, नया सिरिंज इस्तेमाल करें। एक सिरिंज का बार बार का इस्तेमाल
HIV एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का सबसे बड़ी वजह यह है। और जो गैर मुहतात रवैये के अफराद मुझे जरा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये आप बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि टैबू हैं। मैं आज आपके साथ उनको भी डिस्कस करूंगा। जहां पे आवाम की सेहत की बात आती है वहां पे कुछ टैबू नहीं होता, मैं वो डिस्कस करूंगा। मुझे सबसे पहले सर ये जानना है कि अभी डैमेज हुआ कितना है। क्या सिर्फ बच्चे हैं जिसको इस डॉक्टर ने जिनको इफेक्ट किया है इनफेक्ट, या फिर इसमें बड़े भी शामिल हैं? और अगर बड़े भी शामिल हैं तो कौन कौन से ऐसे जरिए हैं सर कि जिनसे मजीद उनकी वजह से मजीद एड्स आगे मुंतकिल हो सकता है? वो कौन कौन से और जराए हो सकते हैं? ये 15 जो अफराद इस डॉक्टर और इस सेंटर की वजह से जो डिटेक्ट हुए हैं, ये पहले टेस्ट पे HIV का जो रैपिड टेस्ट होता है वो 3 टेस्ट के बाद उसका कंफर्मेशन होता है। तो पहला टेस्ट जो वहाँ पे मरकज़ ने किया, लाड़काना में हमारा HIV का एक मुकम्मल काम करने वाला फंक्शनल एक मरकज़ है, उस मरकज़ में जो पहला टेस्ट उनका हुआ है, या फातमीद वालों ने पहला जो टेस्ट किया उन बच्चों का, तो उसमें HIV का वायरस पॉजिटिव आया है। अब इसके दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट और उसका फिर एक वायरल लोड का एक टेस्ट होता है एलिजा पे, जो डिटेल रिपोर्ट देता है कि इस बच्चे में या इस मर्द में, इस औरत में HIV की जो वायरस है उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये उस वक्त, लेकिन जब हम जो ही हमें HIV का पॉजिटिव बच्चा हो या औरत हो या मर्द हो वो हमें मिलता है, तो हमारे जो 35 मराकज़ हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो लाड़काना में हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है उसमें पूरी तौर पे हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं और फिजिशियन ये फैसला करता है कि इसको कौन से मेडिसिन पे डालना है। जो हमारे HIV की जो मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कास्ट इन मराकज़ में हम देते हैं, और एक मरतबा अगर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया तो फिर वो HIV आप यूँ समझे कि वो फिर आगे मुंतकिल नहीं कर सकता। वो इसलिए भी कि चूंकि बच्चे जो है ना वो तो कोई इस तरह के अमाल के या इस तरह एक्ट के एक्ट नहीं करते कि जिससे वो HIV को मुंतकिल कर लें। उनका तो सिर्फ ये है कि अगर उनका ब्लड जो है ना किसी और बच्चे को ब्लड लग जाए, तो ये खसूसी तौर पे थैलेसीमिया के मरीजों के साथ HIV का ये मसला होता है कि अगर उनको अनस्क्रीन शुदा ब्लड लगाया जाए और वो खून ऑलरेडी आलूदा हो, इंजेक्शन ड्रग यूजर ने बेचा हो। इतनी बुरी खबरों में एक अच्छी खबर जो है डॉक्टर साहब अब सुनने को मिली है कि एटलीस्ट इसको कंटेन किया जा सकता है, इसको मजीद फैलने से रोका जा सकता है। अच्छा, जिन लोगों को हो चुकी है हम उनकी सेहत के लिए दुआ को हैं, मगर इज इट समथिंग दैट वी कैन ट्रीट? ये काबिल इलाज है या एड्स अभी भी डॉक्टर साहब ला इलाज है, खा वो किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो? HIV एड्स का जो वायरस है कि एक मरतबा जब वो डिटेक्ट हो गया पॉजिटिव और अगर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके तो वो जिंदगी भर अगर सिर्फ एक टेबलेट है वो अगर वो टेबलेट हर रोज खाता रहे तो HIV उसका स्टॉप हो जाता है, उसका वायरल डुप्लीकेशन यानी वायरस का मजीद बढ़ना वो रुक जाता है, उनको हम वायरल सप्रेशन कहते हैं। तो वो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो वो नॉर्मल जिंदगी हमारे पास इस वक्त 24,000 के करीब 24,500 के करीब HIV के पॉजिटिव लोग रजिस्टर्ड हैं। इनमें से हज़ारों की तादाद में ऐसे अफराद हैं जो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और गुज़िश्ता 15 साल से ले रहे हैं, 12 साल से ले रहे हैं और वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके लिए एक शर्त है कि वो अपना इलाज जिस तरीके से फिजिशियन उनको प्रिस्क्राइब करता है वो उनको एक ही टेबलेट हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा गोलियां होती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह WHO की मेहनत से और बैनुल-अक़वामी इदारों की मेहनत से और रिसर्च से तमाम जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन का वो बड़ी अच्छी बातें हैं। मैं थोड़ा सा अगले स्टेप पे आऊंगा डॉक्टर साहब, हम जरा अवेयरनेस पे भी थोड़ी बात करते हैं। मसला ये है हमारे माशरे का कि जिस शख्स को एड्स हो जाए वो अपने आप को अछूत तसव्वुर करता है, शर्माता है, घबराता है किसी को बताने से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है एड्स का वो यही पाया जाता है माशरे में कि अगर किसी शख्स को एड्स हो गया यकीनी तौर पे इसने कोई गलत काम किया होगा, गैर फितरी जिनसी ताल्लुक रखा होगा, इस वजह से इसको एड्स हो गया। क्या ये बताना मकसूद नहीं है आवाम को कि एड्स के फैलने की और भी बड़ी वजूहात है, एड्स के हो जाने की और बड़ी वजूहात है? सबसे बड़ी वजह तो अभी जो मैंने आपको बताया कि आप फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही कोई इंसान है वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है और उसको ऑल ऑफ सडन किसी हॉस्पिटल में खून लग जाता है और वो खून HIV एड्स के वायरस से आलूदा हो तो उस बंदे का तो कोई कसूर नहीं होता। या मतलब अभी थैलेसीमिया का जो पेशेंट है एक बच्चा है 14 साल का बच्चा है
उनको अगर ऐसा खून लगा हुआ हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि HIV जो है ना सिर्फ और सिर्फ गैर इखलाकी हरकतों की वजह से नहीं, और भी अगर हम ऐसे रेजर इस्तेमाल करते हैं जो बार बार यूज़ हुए हों, अगर हम ऐसे सिरिंज इस्तेमाल करते हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हों, तो उनसे भी HIV, हमारे जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं अगर वो औजार आलूदा हो और वो सही डिसइंफेक्ट ना हो तो उनसे भी HIV फैलता है। तो इसमें सबसे अहम जो रोल है सर, वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे जो ओपिनियन लीडर्स हैं, यानी मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि वो लोग जिनकी बातें नौजवान तबका, हमारे लोग या कम्युनिटी के लोग वो सुनते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमने HIV को प्रिवेंट करना है। जो ब्रिजिंग पॉपुलेशन है, यानी वो लोग जो इन मिसाल के तौर पे एक HIV पॉजिटिव बंदा है, इंजेक्शन ड्रग यूज़र है या MSM है, वो अपनी फैमिली को, अपनी घर वाली को वो मुंतकिल न करें। इनके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको लेना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात, मसला पता है क्या है डॉक्टर साहब, मसला ये है हमारे मुल्क में अवेयरनेस होनी चाहिए, स्कूल्स के लेवल पे एजुकेशन होनी चाहिए। जिस शख्स को खुदा ना खास्ता एड्स हो जाए, अगेन हम उसकी जिंदगी सेहत के लिए दुआगो हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता, वो अपनी वो नॉर्मल लाइफ जारी रखता है जो कि उसको नहीं रखनी, वो अपनी अज़वाजी जिंदगी को भी उसी तरह से कैरी ऑन रखता है जो कि जिसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो डिनाइल में है, वो मान नहीं रहा कि उसको एड्स हुआ है। ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं कि बाहर से कोई हमारे अरब स्टेट से, बाकी दुनिया से वो आ जाते हैं, वो इसी बीमारी ही की वजह से वहाँ से निकाले जा चुके होते हैं। तो वो अनफॉर्चुनेटली इल्म ना होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से वो सीधे अपनी फैमिलीज के साथ जाकर के मिलता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को मुंतकिल कर दिया है, बीवी से फिर बच्चों को मुंतकिल हुआ है। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट हैं। और हम हमारे ऐसे यूं होता है, वक्त कम है कि वहां से रिपोर्ट होते हैं इस वजह से कि उनको एड्स है और यहाँ पे आके उनकी शादी करा दी जाती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको एक दफा लेके चलेंगे कराची, जहां पर रोना ये रोया जा रहा है, जहां पर इस वक्त मसला ये है बल्दियाती हुकूमत का, बल्दियाती नुमाइंदों का, कि भाई पैसे नहीं मिलते, लेकिन सूबाई हुकूमत कहती है कि हमने जो इतने पैसे दिए थे आपको, अरबों रुपए, वो आपने कहां खर्च किए। ये हम पूछेंगे वसीम अख्तर मेयर कराची से इस वक्फे के बाद। नाजरीन, कराची के शहरियों को मायूस नहीं होना चाहिए। कराची के जितने भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे, कोई ना कोई तो हल होगा। लेकिन जो अभी सवालात हैं उनका तो कोई जवाब दे कि शहर कराची का वारिस कौन है, इस शहर के मसाइल हल करना किसकी जिम्मेदारी। सिंध हुकूमत का गिरेबान पकड़ा जाए या फिर मेयर कराची से पूछा जाए। बयानात रोजाना की बुनियाद पर दिए जाते हैं, रोज ही इल्जामात भी लगते हैं, रोज ही उनके जवाब भी आ जाते हैं, लेकिन हल नहीं निकलता। आज कराची में सिंध हुकूमत बामुकाबला मेयर कराची का एक टूर्नामेंट देखने में आया। इल्जामात की नई किस्त भी पेश की गई। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कराची में काम हमने नहीं बल्कि तमाम काम पीपल्स पार्टी ने किया, और साथ ही उन्होंने मेयर कराची से शहर में लगने वाले पैसे का, जी हाँ, उन्होंने कहा जो पैसा हमने आपको दिया है आप उसका हिसाब दें। तकरीबन 40 अरब रुपए पिछले 3-3.5 साल में हुकूमत सिंध ने मेयर कराची को, KMC को दिए हैं। वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? मेयर कराची ने हिसाब तो पेश किया, साथ ही ये इल्जाम भी लगा दिया कि जिन लोगों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात चल रही है वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। सुने जरा। 39 अरब का खर्चा किधर जाता है? तो कराची वालों, ये पैसा तनख्वाह के मद में, पेंशन की मद में 26 अरब, बाकी 10 अरब में से 8 अरब ऑनगोइंग स्कीम जो इन्होंने दी थी, इनके ठेकेदारों को दी थी इन्होंने, वो बाकी 1 अरब 66 करोड़ जो है वो नई स्कीम्स में हम खर्च कर रहे हैं। नाज़रीन, ये झगड़ा है क्या? सिंध हुकूमत और मेयर कराची में बेसिकली इख्तियारात की जंग है, और कब से है। मेयर कराची को शिकवा है कि कराची को इंतजामी इदारों में तकसीम कर दिया जाए, जिसकी वजह से मेयर बेख्तियार है। ऐसा करने की वजह से मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। कराची के नाज़रीन 6 जिले, इनकी 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में इनको तकसीम किया गया है। मेयर कराची और जिलाई नाज़मीन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वजीर बल्दियात को रिपोर्ट करता है।
और कई बुनियादी इदारे जो हैं वो सिंध हुकूमत ने अपनी तहवील में ले रखे हैं। वो मेयर का उन पर कोई बस नहीं चलता, जिनमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कुछ और इदारे शामिल हैं। मेयर कराची ये कहते हैं कि ये इदारे म्यूनिसिपल इंतजामिया के मातहत नहीं होंगे तो वो मसाइल कैसे हल करेंगे। मेयर कराची के मुताबिक जो इदारे आमदन देते थे, जिनसे कराची को और बल्दिया को आमदन आती थी, इनका इंतजामी कंट्रोल इनसे ले लिया गया है, जिसकी वजह से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन माली बहरान का शिकार है। पैसे नहीं है हमारे पास, हम कहां से लगाएंगे। मेयर कराची की शिकायत है कि शहर का सिर्फ 12% हिस्सा इनके इंतजामी कंट्रोल में है। जानिब नाज़रीन, सिंध के वज़ीर बल्दियात इन इल्जामात से इनकार करते हैं। कहना क्या है उनका, वो मुलाहिज़ा कीजिए। भाई मसला आपका है, आप बांटें किसको कितना इख्तियार मिलना चाहिए, आप सॉल्व करें, कानून साजी आप करें। कराची की आवाम का क्या कसूर है? उसको पानी नहीं मिल रहा, कचरा उसका नहीं उठ रहा, रोड उस पे काम नहीं हो पा रहा है, एक खंडर बनता जा रहा है। किसी जमाने जो रोशनियों का शहर था वहां पर अंधेरे राज कर रहे हैं। कराची वाले वो किस अजियत से गुजर रहे हैं, किस मुसीबत से गुजर रहे हैं आपके इस इख्तियारात की जंग की वजह से। जिम्मेदारी किसकी है? जिसको जिम्मेदारी आपने वोट दे के दी थी वो हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब, शुक्रिया आपके वक्त। वोट सर आपको मिला था, इख्तियार आपको मिला नहीं है। मुझे ये जरा एग्जैक्टली आज मेयर साहब बताइए, कितने पैसे आपको मिलते हैं, कितने आप खर्च कर देते हैं, कितने आपको मजीद चाहिए? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको जो हमने अरबों रुपया दिया था पहले आप उनका हिसाब दें। वसीम अख्तर साहब, मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट गोज टू सैलरी एंड पेंशन। कोई अबाउट 26 अरब रुपए जो हैं वो पेंशन और सैलरी में चले जाते हैं। 3 साल का फिगर बता रहा हूं आपको मैं। इन्होंने 39 अरब की बात की है। उसके बाद एडीपी के 10 अरब रुपए आते हैं, जिसमें से 8 अरब ऑन गोइंग स्कीम्स में चले जाते हैं, जो इनकी दी हुई स्कीम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स की। कोई 1.25 अरब बचता है जो कि हम अपनी नई स्कीम्स दे लेते हैं। कराची को बिल्कुल ही मफलूज करके रख दिया इन्होंने। पहले तो पूरे सिंध को किया है मफलूज, जिसमें 2000 अरब रुपए का हिसाब इनसे मांग रहा है पूरा सिंध। 90 अरब लाड़काना के हिसाब मांग रहा है पूरा सिंध। कराची का हिसाब मैं मांग रहा हूं इनसे कि 50 करोड़ रुपए सिर्फ ऑक्ट्रॉय के मद में जो कराची को हर महीने मिलने चाहिए ये नहीं देते। कहां ले जाते हैं मुझे नहीं पता। एंड पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं कर रहे, पीएफसी की मीटिंगें क्यों नहीं करते ताकि डिस्ट्रिक्ट को उसका हिस्सा मिले। ये डिफॉल्टर्स हैं, ये इन्होंने सिंध तबाह किया है। अगर कराची की बात करते हैं कि केएमसी को पैसा देते हैं, पैसा कहां गया? व्हाट अबाउट लाड़काना? 20 साल से आपके पास ये गवर्नमेंट है, आप डेवलपमेंट के बजट्स दे रहे हो, लाड़काना क्यों नहीं डेवलप होता? सेवन क्यों नहीं डेवलप होता? एक यूसी बता दें मुझे। उस पर तो अदालत के रिमार्क्स भी थे, बड़े सख्त रिमार्क्स थे वसीम अख्तर साहब। वो पता नहीं कितने घर कौन छोड़ देता है, अदालतें इनको जो थोड़ा बहुत ये काम कर रहे हैं वो अदालतों के कहने पे जबरदस्ती कराया जा रहा है। अदालतें इनको ऑर्डर्स देती हैं तो ये मजबूरन काम करते हैं, वरना ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट इनका है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सेवन तरक्की कर चुका होता, थर में बच्चे नहीं मर रहे होते, इनके अस्पतालों में केटरिंग सर्विस चल रही है। अस्पतालों का ये हाल है कि वहां रेप हो रहे हैं। तो ये तो हाल है इनकी गवर्नेंस का। अच्छा नहीं वसीम साहब, मैं चाहता हूं जरा कराची के अवाम को कम से कम उनके मेयर की जुबानी पता कि पहले हालात क्या थे, अब किन हालात में वो रह रहे हैं। जब मामलात बेहतर थे, आपका बल्दियाती इदारा बाइख्तियार था, मेयर बाइख्तियार था, तब फंड्स की नौयत क्या हुआ करती थी? तब कितने मिला करते थे? उनमें कटौती होते होते कितने गए? और अब जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो 4 बड़े इदारे हैं जहां से आपको कमाई हो सकती है वो भी आप पे कंट्रोल में नहीं है। जरा इसको वसीम साहब एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, जहां से बजट, जहां से पैसे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। इनको ठेके देने का बड़ा शौक है। ठेके देते हैं तो खुशियां आती हैं, तो वो इनका बचपन से शौक है। तो वो डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। केएमसी के अपने फंक्शंस भी बाय नोटिफिकेशन इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो केएमसी की जनरेशन होगी कहां से? कर ही नहीं सकते। सिर्फ ये हमें ग्रांट देते हैं, वो हम सैलरी में दे देते हैं, पेंशन में दे देते हैं। उसके बाद जो एडीपी का आता है
75% इनकी ही ऑनगोइंग स्कीम में चला जाता है। तो कराची के 13 अस्पताल, कराची का जू, कराची के पार्क्स, कराची की सड़कें, ब्रिजेस, अंडरपासेस कैसे मेंटेन होंगे? 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए इन्होंने कराची में। पूरे मुल्क में हर बड़े शहर में 1 डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं कराची में। तबाह कर दिया इन्होंने, पूरा सिंध तबाह किया इन्होंने। उसके बाद अब कराची पे नजर है इनकी। मगर कराची के लोग बाशऊर है। मैंने आज ब्रेकअप दिया है कि जो ये पैसे बोलते हैं कराची को दे रहे हैं, कराची के लोगों को ये समझते हैं कोई बाराड़ी के लोग हैं। नहीं, कराची के लोग समझदार हैं, होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों में नहीं आएंगे। राइट सर। वसीम साहब, मुझे ये बताइए कि वफाक भी कहता है कि कराची में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वफाक अगर मदाखलत करे या अपनी मदद एक्सटेंड करना चाहे MQM को, मेयर कराची को कबूल है? देखें, जो जिस तरह से कराची को हैंडल किया जा रहा है, अगर ये कहते हैं 18 अमेंडमेंट में जो सूबाई खुद मुख्तारी है, मगर उसको जिस तरह से आप लेके चल रहे हो, दैट इज ऑलमोस्ट गेटिंग स्टेट विद इन ए स्टेट। आप तो किसी चीज पे कुछ डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हो। आपका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? तो एक आर्टिकल 149 है जो क्लियरली कहती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एंड अगर रेवेन्यू के अंदर जो उसकी डिस्पर्समेंट है या उसकी यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है तो फेडरल कैन इंटरवीन। तो बिल्कुल अगर सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को उस बजट की, उस पैसे की से फैसिलिटेशन नहीं मिल रही है, उसके मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो सवाल तो किया जाना चाहिए। आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, ना पानी पीने का है, ना सीवरेज का सिस्टम है, ना कचरे के ढेर हैं, नो ट्रांसपोर्ट। तो क्या हो रहा है? कैसे चल रहा है मामला? कैसे आगे चलेगा? बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो हम 18 अमेंडमेंट के फेवर में हैं। अच्छा, मैं इसी बारे सवाल करना चाह रहा था। 18वीं तरमीम पर वफाक यानी PTI की गवर्नमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा चुकी है। बारहा आपने, आपकी जमात ने भी कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ 18वीं तरमीम के नाम पे। आपको लगता है कि किसी भी ऐसी मूव का आप साथ देंगे, आपकी जमात साथ देगी अगर 18 अमेंडमेंट को सिरे से खत्म किया जाता है या इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली लाई जाती है? देखें, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। जिस तरह से आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, आर्टिकल वो भी आइन का हिस्सा है, तो उसको इम्प्लीमेंट इन लेटर इन स्पिरिट करना होगा। आपका 18 अमेंडमेंट का ये मतलब नहीं है कि बाकी आर्टिकल्स को आप रद्द कर दें। तो जो इख्तियारात निचली सतह पे जाने चाहिए बिल्कुल उनको दिया जाए। PFC अवार्ड की मीटिंग आप कर ही नहीं रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू वो कर ही नहीं रहे हो। आप क्यों नहीं कर रहे? आपने या तो तरक्की हो रही होती, पूरे सिंध में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, मेट्रो चल रही है, पूरे मुल्क में मेट्रो चल रही है, नहीं चल रही तो गली साइकिल भी इसमें नहीं चल रही, क्या नाम है इसका, सिंध में। तो ये कौन सी गवर्नेंस है भाई? अब एक लम्हे के लिए फर्ज कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, वसीम अख्तर चीख के थक गए, MQM चीख के थक गई, शहरी चीख के थक गए, फिर भी आपको ना इख्तियार दे रहे हैं ना फंड दे रहे हैं। तो सर करेंगे क्या? इसका कोई ना कोई तो हल होगा ना, कि सिर्फ आवाज उठाते रहेंगे उससे तो कुछ हो नहीं रहा। देखें, मैं कोर्ट में गया हूं, 140A के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, सारे काम कोर्ट से करवाता हूं, हाई कोर्ट में जाता हूं, वो इनके खिलाफ फैसले देते हैं, बैड गवर्नेंस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो इनके खिलाफ फैसले देते हैं, वो इनको चला रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि मैं ये जो आने वाले इलेक्शन हैं बल्दियाती, अगर यही इख्तियारात देने हैं आने वाले इलेक्टेड लोगों को तो इलेक्शन ना करवाएं, बेकार है इलेक्शन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए कि अगर इलेक्शन करवाए थे तो इख्तियारात तो दिलवाएं, वरना पूरे मुल्क में जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन फिर रहे हैं वो किस काम के हैं? बेकार हैं वो। अगर ये मायूस हो गए क्या? तो ये वसीम अख्तर मायूस नजर क्यों आ रहे हैं आज? वसीम साहब देखिए, मायूस नहीं हूं, मायूस नहीं हूं, सुने, मैं मायूस नहीं हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं आज भी, कोर्ट के अंदर भी मौजूद हूं और हर बात मीडिया में आवाज उठाता हूं और इनसे बातचीत करता हूं कि सिंध के डेवलपमेंट के लिए, कराची के डेवलपमेंट के लिए कुछ करें। अगर इस सिस्टम को इस तरह इस्तेमाल करना है, जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो आप करवाना नहीं चाहते थे, अब करवा दिए हैं, तो ये हाथ पैर बांध के इलेक्टेड लोगों को गलियों में छोड़ना किस मर्ज की दवा है? ये
वो तो कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है, फंड्स नहीं है उनके पास। आखिरी बात वसीम अख्तर साहब, नारा लग गया आपके जलसे में, आधा तुम्हारा आधा हमारा। आप समझते हैं यही एक हल रह गया है शहरी सिंध को तरक्की देने का, उन इलाकों को खास तौर पे जहां पे उर्दू स्पीकर्स की एक बहुत अच्छी तादाद, बड़ी तादाद रहती है, आधा तुम्हारा आधा हमारा? देखें, आपके पास आईन में प्रोविजन मौजूद है, बिल्कुल सूबे बनने चाहिए, पूरे मुल्क में 20 सूबे बनने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनना कोई बुरी बात नहीं है, इससे और डेवलपमेंट बढ़ेगी, लोगों को फायदा होगा इससे। तो अब जिस तरह से ये किन बुनियादों पर सर वसीम साहब, किन बुनियादों पे होनी चाहिए ये बाइफर्केशन? आप देखें, डेवलपमेंट तो कहीं हो ही नहीं रही है ना, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंध तो तबाही पे जा चुका है। तो जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा, लोगों को उनके इख्तियारात नहीं मिलेंगे, वो वसाइल में हिस्सेदार नहीं होंगे, तो बातें तो उठेंगी, जैसे जनूबी पंजाब की बात उठ रही है। अच्छा। और फिर कोई खुदा ना खास्ता कोई गुनाह थोड़ी है सूबे बनाना, बिल्कुल सूबे बनने चाहिए, पूरे मुल्क में बनने चाहिए, कंसेंसस कर लें। वसीम साहब, अनीस कायम खानी साहब ने कहा कि एमक्यूएम लिसानियत को हवा दे रही है, अब इनके पास कुछ रह नहीं गया तो दोबारा लिसानी कार्ड खेलना चाह रहे हैं। अब जिन साहब का नाम ले रहे हो, अब वो कहाँ खड़े हैं, वो तो उनको तो मेरे ख्याल में पैकअप करना चाहिए दुबई की तरफ वापस। पीपल ऑफ कराची रिजेक्टेड देम टोटली, दोनों दो रह गए, आप एक साइकिल की जमात बन गई है वो। अब पहले चिंची की थी, अब वो जो 6-7 थे वो भी निकल गए इनके साथ। अब ये किस बात खाम खाई में बयानों में जिंदा है ये, मैं तो इनको रद्द करता हूँ, इनकी बात को मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। दे हैव डन नथिंग फॉर द पार्टी ऑल्सो, जब ये पार्टी में थे, जब भी पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाया इन्होंने, आज भी ये अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉर व्हाट? इनका मैंडेट ही नहीं है, इनके पीछे लोग ही नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू बनाई हुई है खाम खाई में। ठीक है वसीम अख्तर साहब, आपने बता दिया कि आपको कितने पैसे मिलते थे, कहां कहां लगे, कितने बाख्तियार हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आगे बढ़ेंगे जी, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हुकूमत ने आपसे, मुझसे यानी अवाम से मजीद 600 अरब रुपए बटोरने का इंतजाम कर लिया है। जी हाँ, 600 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगने वाले हैं आप पर, ये आपको किस तरह अदा करना होंगे बताएंगे डॉक्टर फारूक सलीम साहब इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, किसी की नीयत को जज करना सबसे मुश्किल काम। अब समझ नहीं आ रही कि अवाम की मुश्किलात का एहसास हुआ या फिर अवामी रद्द-ए-अमल का खतरा था, या फिर रमजान के एहतराम में हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने का फैसला मौखर कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने नायाब खुशखबरी सुनाई। क्या कहा आप भी सुन लें। अगर आपकी तकलीफ का एहसास ना हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो वो 14 रुपये फिलफौर कह रहे हैं कि आप पे पास ऑन करें, तो उन्होंने उसको दोबारा से वापस भेजा है ECC के पास कि इसको जस्टिफाई करें और जितना मैक्सिमम रिलीफ आपको दिया जा सका वो दिया जाएगा। क्या है ना एक नायाब खुशखबरी। वैसे ये भी एक प्रैक्टिस जो है वो पैटर्न बड़ा मिलता जुलता सा है। 14-15 रुपए की बात करो, फिर कहो कि नहीं इसमें कुछ कमी हो जाए, फिर 7-8 रुपए पर रुक के बढ़ा दे अवाम। कहीं क्या बात है जनाब, हमें तो इतना बड़ा रिलीफ मिल गया, खुशखबरी आ गई। लेकिन अब होता ही है दूसरी जानिब नाज़रीन के अवाम पर कई बॉम्ब गिराने के मुमकिन तरीकों और बॉम्ब के हुजम पर मुज़ाकरात जारी। आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज है। IMF ने बिजली और गैस के नरखों में भी इजाफे की तजवीज़ दी है और IMF कम अज कम 600 अरब रुपए के नए टैक्सों का नफाज चाहता है जो आप और मैंने देने। बिजली और गैस के नरखों में इजाफा और नए टैक्स। माह मार्च में शरह महंगाई तो थी 9.42। आगे आगे देखिए हुजूर होता है क्या। IMF के साथ मुज़ाकरात में टीम की क़यादत मुशीर खजाना और टेक्नोक्रेट हफीज शेख कर रहे हैं। 47 रुकनी वफाकी काबीना में इस वक्त 17 अरकान नाज़रीन गैर मुंतखब शुदा है, जिनकी अक्सरियत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल है। 5 मुशीरान का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर है। हफीज शेख मुशीर खजाना, अब्दुल रज़ाक दाऊद बराए कॉमर्स और सरमायाकारी, शहजाद अरबाब मुशीर इस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर नशरत हुसैन मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात, अमीन असलम मुशीर बराए मौसमी तब्दीली जैसे अहम ओहदों पर ये लोग बराजमान है। नाज़रीन, इसके अलावा नदीम बाबर, डॉक्टर जफर मिर्जा, शहजाद कासिम, शहजाद अकबर जैसे टेक्नोक्रेट्स भी काबीना का हिस्सा है। अवामी हुकूमत ने गैर मुंतखब अफराद की भरमार के बाद
अवाम हुकूमत से क्या तवक्को रखे? क्या काबीना अवाम के दरमियान जो एक कनेक्शन होता है वो मौजूद रहेगा? क्या काबीना अवाम की आपकी चीखें सुन पाएगी? हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर फरूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब, चले अच्छी बात है, फिलहाल तक के लिए तो पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो 600 अरब IMF कहती है कि आपको टैक्स कलेक्ट करना होगा, ये आपसे, मुझसे, आम आवाम से कलेक्ट होगा, ये कौन सी अब आवाम की कौन सी हड्डी का मजीद कचूमर निकलेगा कि ये टैक्स पूरा होगा? सर 600 से 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं, कोई 140 अरब रुपए के बिजली के जो मजीद टैरिफ के हवाले से मजीद बोझ, और कोई 150 रुपए का गैस के हवाले से मजीद बोझ। इसके अलावा रुपी डॉलर की जो पैरिटी है, रुपए और डॉलर का जो रेट है वो किस तरह फिक्स किया जाएगा, वो मेरा ख्याल है कि अभी उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ। आपने कहा कि कितना बोझ पड़ेगा, अगर तकरीबन 900 से 1000 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर आ रहा है अगले कुछ हफ्तों में, तो उसका मतलब ये होगा कि 3 करोड़ ख़ानदान जो पाकिस्तान में रहते हैं, हर ख़ानदान के ऊपर तकरीबन 35,000 रुपए का इजाफी बोझ अगले कुछ हफ्तों में पड़ने वाला है। क्या बिजली के बिल अब ज्यादा आएंगे, गैस के बिल ज्यादा आएंगे, अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी, होगा क्या? आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत है वो पिछले कुछ हफ्तों में $55 बैरल से बढ़ के अब तकरीबन $75 पर बैरल पे पहुंच गई है। तकरीबन 35 से 40% इजाफा तेल की कीमतों में आ गया है, तो वो पाकिस्तान में भी आपको अगले कुछ हफ्तों में नजर आने लगेगा। बदकिस्मती की बात यह है कि ज्यादातर टैक्सेस, तकरीबन 65 से 70% टैक्सेस पाकिस्तान में जो आते हैं वो बिला वास्ता वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और उनका बोझ गरीब तरीन तबकात के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। और इसी तरह अगले कुछ हफ्तों में भी आप देखेंगे कि बोझ का एक गैर तनासब सा जो रेशो है वो गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर, गरीब पाकिस्तानी फैमिलियों के ऊपर या कम आमदन पाकिस्तानी फैमिलियों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगी। अच्छा, जो रिफॉर्म्स होते हैं डॉक्टर साहब, उसमें तो वक्त चाहिए होता है। हालांकि जब ये टीम आती है, इमरान खान साहब की इकोनॉमिक टीम, तो उन्होंने तो यही प्रपोज किया था कि हमारे पास टैलेंट भी है, एक्सपर्टीज भी है और वक्त भी है, लेकिन वो वक्त भी गुजर गया, 8-9 महीने गुजर गए। तो आपको नहीं लगता अब इनके पास कोई और चारा नहीं था? रिफॉर्म्स लाने का वक्त नहीं है, IMF पैकेज लेना है हर हालत में, और अब यही हो सकता था जो इन्होंने किया। देखिए, इस्लाहात के हवाले से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें कोई अमेरिका का एक्सपर्ट या PhD यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी वाज़े तौर पे फिगर्स हमारे सामने हैं कि 1600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खड़ा है, और वो 2 अरब की मद से रोज़ाना का बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी तरफ कतन किसी किस्म का पिछले 8-9 महीनों में एक कदम भी उठता हुआ नजर नहीं आया। पिछले 10-15 सालों से पीपल्स पार्टी के दौरान, PMLN के दौरान हमने देखा कि हुकूमत जो आसान तरीन तरीका है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दें, बाकी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दें। PTI भी बिजनेस एज यूजुअल, वही काम जो PMLN किया करती थी, वही काम जो पीपल्स पार्टी किया करती थी, वही काम PTI की हुकूमत भी करती हुई नजर आई। पिछले 8 महीनों में खसारा कम करने के लिए कहीं कोई कदम उठता नजर नहीं आया। डॉन अखबार डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट कर रहा है कि असद उमर को हटाए जाने की वजह वो माशी से ज्यादा सियासी थी। उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स मुतहर्रिक हुए कि जिनके मफादात को ठेस पहुंच रही थी असद उमर की पॉलिसीज थे, जिनमें कुछ शुगर की पैदावार करने वाले, चीनी की पैदावार करने वाले, इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए हैं। कुछ ताकतवर बैंकार ग्रुप है, इसके साथ साथ कुछ रियल स्टेट के टाइकॉन्स हैं। इनके मफाद को डॉक्टर साहब ठेस पहुंच रही थी असद उमर की पॉलिसीज से। आपको लगता है कि असद उमर रिफॉर्म करना चाहते थे, फिर वो ग्रुप्स मुतहर्रिक होते हैं, वो माफियाज मुतहर्रिक होते हैं, और फिर वही पुराना सिस्टम आ जाता है? देखिए, साजिशी थ्योरीज जो हैं वो अपनी जगह, उनमें ज़रूर वज़न होगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 8 महीने में अगर आप मुझे कोई एक माशी पॉलिसी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई फ्रेमवर्क, कोई इशारा, कोई ड्राफ्ट दिखा दें जो सामने आया हो, जो असद उमर साहब या उनकी टीम ने सामने लाया हो कि हम ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इस तरह इसके ऊपर अमल दरामद होगा। मेरे पास तो 8 महीनों में ना कोई मनसूबा देखा है और ना मैंने किसी किस्म का अमल दरामदी, कोई हिकमत अमली उसके ऊपर देखी है।
तो उनके निकाले जाने का जो सबसे बड़ा वजह है वो तो मेरा ख्याल है कि वो खुद ही हैं। लेकिन अब अगर अमलन आप देखें अली साहब तो हकीकतन जो जिसको डिफेक्टो कहते हैं सदारती निज़ाम के इशारे सामने आ चुके हैं। वज़ीर आज़म जो हैं उनसे आपने देखा कि जो ख़जाने की कुंजी है जो असद उमर साहब के पास होती थी वो उनसे ले ली गई है। इसी तरह वज़ारत दाखिला जो है उसमें भी शायद उनका अमल दरामद बहुत उनका कम रह जाएगा। तो एक तो वो सदारती निज़ाम का जिसमें कि गैर मुंतखब लोग टेक्नोक्रेट्स लोग जो हैं जो कि असेंबलियों को जवाबदेह नहीं हैं उनके हाथ में बहुत सारी ताकत आ गई है और उसमें वजारत ख़जाना भी शामिल है, उसमें 2-4 और वजारतें भी शामिल हैं। तो अमलन तो अब इस वक्त नजर आ रहा है कि एक डिफेक्टो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सामने आ गई है और जो डैमेज हुआ है पिछले 8-9 महीनों में फौज जफर मौज है, ये डैमेज क्या टेक्नोक्रेट्स कंट्रोल कर पाएंगे, अंडू कर पाएंगे डॉक्टर साहब? और दूसरी मुझे ये बात बताइएगा, सियासतदान वो अवाम के जो जज्बात होते हैं, जो पल्स होती है उसकी उस पर नजर भी होती है, उसका उस पर हाथ होता है। टेक्नोक्रेट को नहीं पता होता अवाम किस जगह पर सोच रही है, अवाम किस मुसीबत से गुजर रही है। क्या ये इस तरह के मुशीरान की जो काबीना है ये एहसास कर पाएगी अवाम की मुश्किलात का, बिलखुसूस जो माशी टेक्नोक्रेट्स हैं? देखिए मैं पार्शली आधा आपसे एग्री करता हूं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि टेक्नोक्रेट्स को अवाम की नब्ज का इतना पता नहीं होता, लेकिन तारीख गवाह है, पिछले 8 महीने की देख लीजिए, पिछले 10 साल की देख लीजिए कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो भी जब ताकत इख्तियार कर लेते हैं, जब ताकत में आ जाते हैं तो उनका अंदाज़ा, उनका कॉन्टैक्ट वो भी आम आवाम से ख़त्म हो जाता है और फिर वो भी ऐसी शक्लें और ऐसी अपनी हिकमत अमली इख्तियार कर लेते हैं कि जिसमें अवाम का फ़ायदा कम नज़र आता है और उनका अपना और उनके इर्द गिर्द जो वज़रा हैं, उनके इर्द गिर्द जो उनके दोस्त हैं, उनका फ़ायदा मईशत के अंदर ज़्यादा नज़र आने लगता है। ये बहुत बड़ा आपने जिस तरफ इशारा किया, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मफादात का तजाद जो है ये हमें टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी नज़र आता है और हमें जमहूरी हुकूमतों में भी नज़र आता है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के आइन और कानून में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कानून नहीं लिखा हुआ, यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है तो पाकिस्तान में कोई कानून उसके खिलाफ नहीं है जो होना चाहिए। फारूक सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।